हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीके टेस्ट का भाग 27, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट 27, जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न आज यहाँ पर है वो है, आपातकालीन सेवा 108 राज्य में किस वर्ष आरंभ हुई। तो उत्तराखंड की आपातकालीन सेवा है 108। ये राज्य में किस वर्ष आरंभ हुई, 2007, 2006, 2009 या 2008। तो देखिए, अगर इसका सही आंसर हम देखें तो जो आपातकालीन सेवा है वो 2008 में उत्तराखंड में लागू हुई। 2008 की अगर डेट की बात करें तो 15 मई 2008 को ये उत्तराखंड में लागू हुई थी, उत्तराखंड की आपातकालीन सेवा, जिसे 108 नाम दिया गया है। देखिए, इसका जो नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, आपातकालीन सेवा ये है। तो 15 मई 2008 से शुरू हुई थी उत्तराखंड की आपातकालीन सेवा। दूसरा प्रश्न है, रामनगर किस वर्ष रेल पथ से जुड़ा। रामनगर, देखिए रामनगर जो कि नैनीताल में स्थित है, यहाँ पर रेल पथ कब आया या ट्रेन पटरियों से कब इसे जोड़ा गया। तो इसका जो सही आंसर हमें इनमें से बताना है, 1909, 1907, 1884 या 1889। तो देखिए, अगर इसका सही आंसर हम देखें तो वो है 1907। 1907 का वो समय था जब रामनगर को रेल पथ से जोड़ा गया, काठगोदाम के बाद रामनगर, ठीक है। काठगोदाम की बात करें तो काठगोदाम तो जो रेल आई थी वो आई थी 1884 में, ठीक है। 1884 में काठगोदाम, नजीबाबाद से काठगोदाम रेल लाइन आई थी। अगर हम बात करें वहीं कोटद्वार की तो 1897 में कोटद्वार आई थी रेल लाइन। अक्सर हरिद्वार की बात करें तो 1896 में यहाँ पर आई थी। और देहरादून की बात करें तो 1900 में देहरादून ट्रेन आई थी। तो ठीक है, ये हैं कुछ आंकड़े। अगर हम बात करें उत्तराखंड में रेल इंजन की शुरुआत की, तो अगर देखिए, रेल तो लेट आई लेकिन रेल इंजन की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। रेल के 2 डब्बे कार्य करते थे जो रुड़की से लेकर उत्तर प्रदेश के लिए बन रही थी। ऊपरी गंगा नहर जो है उसके लिए काम करते थे रेल इंजन के 2 डब्बे, उस मिट्टी को ले जाने का काम करते थे। तो ये शुरू हुई थी 1851 में। 1851 में ये यहाँ पर रुड़की से पियान क्लियर के बीच 2 रेल के डब्बे चला करते थे रेल इंजन के। तो ठीक है, ये रेल नहीं थी लेकिन रेल का इंजन इन 2 डब्बों पर था यहाँ। अगला देखिए, मिलम किसकी सहायक नदी है। एक नदी यहाँ पर है उत्तराखंड की अफवाह तंत्रों में से एक, मिलम। तो किस नदी की सहायक नदी है मिलम। देखिए, पिंडर, गौरीगंगा, सरयू या काली। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिंडर नदी। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में बहती है पिंडर, जबकि कुमाऊं क्षेत्र से निकलती है मिलम। मिलम जो निकलती है वो निकलती है मिलम हिमानी से, और मिलम हिमानी से निकलने वाली ये मिलम नदी गढ़वाल की ओर आते हुए पिंडर की सहायक नदी बन जाती है, पिंडर में ये मिल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मिलम किसकी सहायक नदी है। तो मिलम सहायक नदी है पिंडर की। अगर हम बात करें मिलम ग्लेशियर की, तो यहाँ से एक अन्य नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा, जो जौलजीब में जाकर काली में मिल जाती है गौरी। तो जो एक नदी है गौरी गंगा वो तो जाती है कुमाऊं की तरफ के लिए, लेकिन जो मिलम है वो गढ़वाल क्षेत्र की तरफ आती है, ठीक है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है मिलम ग्लेशियर, और शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, जो कि गढ़वाल में है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में है। और तीसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है मिलम, जबकि वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तिमुड़ा मेला किस जिले में लगता है। इसे तिमुड़िया भी कहा जाता है, तिमुंडा भी कहा जाता है। तो जो ये तिमुड़ा या तिमुंडा या तिमुड़िया मेला है ये कहाँ पर लगता है, किस ज़िले में ये लगता है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर या अल्मोड़ा। तो देखिए, चमोली ज़िले में ये मेला लगता है, और जो स्थान है वो है देखिए जोशीमठ। जोशीमठ में लगने वाला ये मेला एक प्रसिद्ध मेला है, और ये लगता है जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं उससे पूर्व किसी शनिवार को ये लगता है। और इस मेले में जिस देवता की पूजा होती है या जिस देवता को यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है या मनुष्य पर प्रदर्शित जो होता है जो देवता, उस देवता का नाम है तिमुंडा या तिमुड़ा। मतलब 3 मुंड इस देवता के होते हैं। उसे बकरी का कच्चा मांस ये उस दिन यहाँ पर खाता है, कच्चे चावल, बहुत सारा चीज़ें इसे खिलाई जाती हैं यहाँ पर क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, मतलब आशीर्वाद देता है, ठीक है। तो तिमुड़िया या तिमुंडा ये देवता है जोशीमठ का। अगला देखिए, जौनसार के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है। जनजातीय क्षेत्र है जौनसार, तो जौनसारी जनजाति का प्रथम
कवि किसे माना जाता है। तो देखिए यहाँ का जो प्रथम कवि की अगर हम बात करें तो जौनसार क्षेत्र का जो प्रथम कवि माना जाता है वो माना जाता है पंडित शिवराम को। पंडित शिवराम की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है देखिए वीर केसरी, जो यहाँ के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जौनसार क्षेत्र के चौलीथात में मेला लगता है जिनकी 3 मई को, जिनकी याद में उन वीर केसरी पर इनकी रचना है वीर केसरी पंडित शिवराम की। अगर हम बात करें केदार सिंह की तो जौनसार के प्रथम समाज सेवी माने जाते हैं केदार सिंह। भाव सिंह चौहान की बात करें तो फादर ऑफ जौनसार माने जाते हैं भाव सिंह चौहान। और रतन सिंह जौनसारी की बात करें तो ये आधुनिक कवि यहाँ के हैं, ये भी कवि हैं लेकिन आधुनिक, पहले कवि हैं पंडित शिवराम। ठीक है, अगला प्रश्न है सिडकुल द्वारा राज्य में कुल कितने औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो सिडकुल है जो औद्योगिक मतलब आस्थानों को या औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनका विकास उत्तराखंड में करती है। सिडकुल द्वारा राज्य में कुल कितने औद्योगिक आस्थान बनाए गए, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक जो कंपनियां लगाने के क्षेत्र होते हैं कितने बनाए गए हैं इसके द्वारा, तो इनकी संख्या है देखिए 7। सिडकुल की बात करें तो देहरादून में इसका मुख्यालय है। 7 इसने कुल औद्योगिक आस्थान पूरे राज्य में बनाए हैं। अगर इन 7 की हम बात करें तो जो पहला है वो है देखिए एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो कि हरिद्वार में है। दूसरा है एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो कि पंतनगर में है। तीसरा देखिए एक है एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये है सितारगंज में। ठीक है, सितारगंज में ये है। और एक अन्य है वो है एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी, ये सेलाकुई में है। फार्मासिटी सेलाकुई में है। जबकि आईटी पार्क की हम बात करें एक अन्य महत्वपूर्ण है आईटी पार्क, तो आईटी पार्क है दून में, देहरादून में स्थित है आईटी पार्क। और एक है सिगड्डी ग्रोथ सेंटर। सिगड्डी जो ग्रोथ सेंटर है, ऐसा सिगड्डी ग्रोथ सेंटर ये है कोटद्वार में। तो देखिए एक आस्थान ये भी है जो कि है कोटद्वार में। और एक अगर अन्य की बात करें तो वो है सिडकुल फेज़ 2, तो ये सितारगंज में है। आप इन सब के नाम फिर से सुन सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य में आरोही परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई। राज्य में एक परियोजना लाई गई है शिक्षा के विकास के लिए, किस शिक्षा के लिए, कंप्यूटर शिक्षा के लिए। तो कब राज्य में ये परियोजना आरंभ हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है मई 2000 मई में ये शुरू हुई थी ये परियोजना, आरोही परियोजना। इसमें क्या था कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई थी। और 2 कंपनियां जो हैं एक इंटेल और एक माइक्रोसॉफ्ट, इनकी सहायता से ये कार्य किया गया था। और देखिए इसके अंतर्गत बनाया गया था जो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी को बनाया गया था देहरादून में। कहाँ थी माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी, तो देहरादून में। और ये किस लिए थी, शिक्षकों को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाने के लिए इस एकेडमी की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एक यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो राज्य में आरोही परियोजना 2002। अगला देखिए नगाड़े खामोश हैं किसकी रचना है। एक रचना यहाँ पर है नगाड़े खामोश हैं, किसकी ये रचना है, तो इसका जो सही आंसर इन सारे ऑप्शंस में से है वह देखिए गिरीश तिवारी गिरदा। जन कवि हम इन्हें कहते हैं गिरीश तिवारी गिरदा, इनकी रचना है नगाड़े खामोश है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं सबसे प्रमुख वो है धनुष यज्ञ। देखिए धनुष यज्ञ इनकी एक रचना है। और एक इनके जो नाटकों में प्रसिद्ध है धनुष यज्ञ। और इनकी अन्य रचनाएं हैं हमारी कविता के आखर। ठीक है, हमारी कविता के आखर इनकी एक रचना है। और एक अन्य इनकी एक रचना है उसका नाम क्या है कि शिखरों के स्वर। देखिए शिखरों के स्वर एक रचना है। मिलती जुलती एक अन्य रचना है स्वर्णमुखी शिखरों पर। शिखरों के स्वर तो है इनकी, लेकिन स्वर्णमुखी शिखरों पर है लीलाधर जगूड़ी की। ठीक है, अगला देखिए गढ़वाल राइफल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। गढ़वाल राइफल देखिए उत्तराखंड से संबंधित सैन्य परंपरा में बहुत ही मतलब स्पेशल नाम है गढ़वाल राइफल का। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है देखिए इन 4 ऑप्शंस में से अल्मोड़ा में हुई थी गढ़वाल राइफल की स्थापना। देखिए कालो डांडा जिसे अब लैंसडाउन कहते हैं वहाँ पर अब इसका हेडक्वार्टर जरूर है, लेकिन यहाँ पर रेजिमेंटल सेंटर है। लेकिन अभी इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में उस समय। और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1887 में। ठीक है, 5 मई 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, जिसे नवंबर 1887 में कालो डांडा लाया गया था, जिसे अब लैंसडाउन कहा जाता है। लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन पड़ा है। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करें कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर तो वो स्थित है रानीखेत में। ठीक है, जहाँ पर नरसिंह ग्राउंड और सोमनाथ ग्राउंड नाम से आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे ग्राउंड वहाँ पर है। ठीक है, अगला देखिए
कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? कुमाऊं परिषद जो कि क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए जिसका निर्माण उत्तराखंड में हुआ था, कुमाऊं परिषद, तो कब इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया? कब इसके नेताओं को लगा कि अब इसके लक्ष्य पूर्ण लगभग हो चुके हैं, अब इसे राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 1926। 1926 का वो समय था जब 1916 में बनी हुई कुमाऊं परिषद ने ठीक 10 वर्ष बाद कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके सारे नेता कांग्रेस के नेता ही थे, तो इसका विलय कांग्रेस में हो गया। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, जो कि हुई थी नैनीताल में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम कुमाऊं जल नियम किस वर्ष लागू हुए? प्रथम कुमाऊं जल नियम, देखिए कुमाऊं में जल नियम लागू हुए, घराट के लिए, गूल के लिए, इन सब पे टैक्स लगा, इनके लिए नियम बनाए गए जिससे कि राजस्व एकत्रित किया जा सके। तो जो प्रथम कुमाऊं जल नियम आए थे वो आए थे 1917 में। 1917 में आए थे प्रथम कुमाऊं जल नियम, लेकिन कुछ कमियां रह गई, इसलिए दूसरी बार भी जल नियम आए, और दूसरी बार आए थे सेकेंड टाइम जब ये कुमाऊं जल नियम आए थे, तो वो समय था 1931 का। तो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कुमाऊं जल नियम पहले थे 1917 में, दूसरा था 1931 में। अगला प्रश्न देखिए, काठगोदाम से कौसानी सड़क मार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो कहने का अर्थ है कि कौसानी को सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया, या कौसानी में सड़क मार्ग किस वर्ष आया? तो इसका जो सही आंसर है देखिए 1890, 92, 1845, 1834। तो इसका सही आंसर है 1892। काठगोदाम तो पहले ही जुड़ चुका था, लेकिन वहाँ से कौसानी के लिए मार्ग कब कटाया, कब कौसानी को जोड़ा गया इससे? तो 1892 में कौसानी को जोड़ा गया काठगोदाम से सड़क मार्ग के द्वारा। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रसिद्ध सड़क मार्ग की बात करें इस क्षेत्र के दूसरे, तो वो है नैनीताल से खैरना। नैनीताल से खैरना देखिए 40-45 किलोमीटर की दूरी है, उसी के पास स्थित है। तो नैनीताल से खैरना के बीच की जो सड़क का निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1845 में, 1845 में। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुली बेगार आंदोलन को आंदोलन की ईंट किसने कहा? कुली बेगार आंदोलन को कहा गया है आंदोलनों की ईंट या आंदोलन की ईंट। तो किस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उत्तराखंड के इतिहास में? तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो है स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव ने उस आंदोलन को, जो कि 13-14 जनवरी को हुआ था 1921 में, सरयू और गोमती के तट पर बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन, उसे आंदोलन की ईंट कहा था। जबकि महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने इसे कहा था रक्तहीन क्रांति। ठीक है। रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति अगर हम बात करें तो विश्व के इतिहास में रक्तहीन क्रांति हुई थी, ब्रिटेन के इतिहास में, इंग्लैंड में हुई थी। तो इसीलिए इस क्रांति को भी कहा जाता है रक्तहीन क्रांति, क्योंकि बिना खून खराबे के या बिना एक भी व्यक्ति के शहीद हुए बिना इस क्रांति को सफल बनाया गया था यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस देवालय में जंदोई मेला लगता है? एक मेला यहाँ पर है, नाम है जंदोई। तो जंदोई मेला उत्तराखंड के किस देवालय में लगता है? तो बैजनाथ, सेमखेम, हनोल या केदारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है देखिए दोस्तों वो है हनोल। हनोल जो कि 5वां तीर्थ भी कहा जाता है जौनसार क्षेत्र में, इसे महासूत देवता का ये मंदिर यहाँ पर है, और खास मान्यता, जनजातीय रूप से बहुत मान्यता प्राप्त ये इस क्षेत्र के देवता हैं, सबसे महान देवता माने जाते हैं, महाशिव का रूप इन्हें कहा जाता है। तो जो ये महासु हैं, इनका जो देवालय है हनोल, यहाँ पर एक मेला लगता है, वो है जंदोई मेला। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को 3 भागों में बांटा गया? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष 3 भागों में बांटा गया? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है देखिए 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी को 3 भागों में बांटा गया। कैसे? देखिए पहला भाग था ब्रिटिश गढ़वाल पौड़ी, जो 1940 में ही अलग हो चुका था। 1940 में वहाँ पर 2 भाग हुआ करते, 1840 में वहाँ पर 2 भाग हुआ करते थे। वो 2 भाग थे, एक तो था पौड़ी जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था, और दूसरा था क्या, अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा। और लेकिन क्या हुआ, अल्मोड़ा को 2 भागों में बांटा गया 1892 में, और एक नया भाग बनाया गया नैनीताल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1892 में 3 भागों में बंट गया था कुमाऊं कमिश्नरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है। पौड़ी का मतलब है ब्रिटिश गढ़वाल। अगला देखिए, परमार शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किस परमार का था, या दीर्घ काल तक शासन किस परमार शासक ने परमार शासकों के मध्य में किया था? तो इसका जो सही आंसर है इन 4 ऑप्शंस में से वो है देखिए प्रदीप शाह। प्रदीप शाह वो व्यक्ति है या वो परमार शासक है जिन्होंने सबसे लंबे काल तक परमारों के मध्य शासन किया। अगर हम बात करें इनके शासनकाल की तो 1717 से 1772 तक इनका शासनकाल अनुमानित माना जाता है। देखिए अगर हम बात करें वहीं चंद शासकों की जो कुमाऊं में प्रतिष्ठित थे या प्रतिष्ठापित थे, तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद, आपने नाम सुना होगा गरुड़ ज्ञानचंद, उन्होंने चंदों के इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किस वर्ष हुआ? तो पृथक पर्वतीय राज्य की मांग के लिए ऐसे संस्थाओं या ऐसे जो ये इस तरह के गठन संस्थाएं थी उनका गठन हुआ था। तो पर्वतीय राज्य परिषद था, इसका गठन हुआ था 1967 में, 1967 में इसका गठन हुआ था 24-25 जून। ठीक है, 24-25 जून का वो समय था, उस समय गठन हुआ था पर्वतीय राज्य परिषद का। देखिए इसका नाम, इसके गठन हुआ था रामनगर में और दया कृष्ण पांडे के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। और 1973 का जब टाइम आया तो इस समय क्या हो गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया और उत्तराखंड इसके नाम के आगे जोड़ा गया। अब ये हो गया था उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद। कभी प्रश्न आए कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद कब स्थापित हुआ, तो या तो ऑप्शन में 1973 ही दिखेगा या 1967 ही दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोटगाड़ी देवी मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो प्रसिद्ध देवी का मंदिर है कोटगाड़ी देवी का मंदिर। तो किस ज़िले में स्थित है ये मंदिर? तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़ जिला। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है कोटगाड़ी देवी का मंदिर, जिसे कहा जाता है कोकिला माता मंदिर। ठीक है, अब समझिए, कोकिला माता जो मंदिर है वो है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोसी का घटवार किसकी रचना है? प्रसिद्ध ये रचना है, पूछी जा सकती है। कहानी ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जो कोसी का घटवार ये कहानी है ये किस व्यक्ति की है? तो देखिए कोसी का घटवार के जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी की जो प्रसिद्ध रचनाएं आप जानते हैं, इनमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक कहानी इनकी है दाजियो, जो कि सिलेबस में भी है। उत्तराखंड के विद्यार्थी जो शिक्षा होती है उत्तराखंड की 6 से 12 तक, इसी में किसी न किसी क्लास में ये है दाजियो। और अगली एक रचना है वो है हलवाहा। हलवाहा भी इन्हीं की एक कहानी है। तो देखिए दाजियो, हलवाहा और कोसी का घटवार आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम बंधन किसकी रचना है? रचना है प्रेम बंधन। तो प्रेम बंधन जो रचना है वो किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भजन सिंह सिंह, इन्हें हम सिंह भी कहते हैं। तो भजन सिंह की रचना है प्रेम बंधन की। अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो कन्या विक्रय, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, याद रखिएगा। और मेरी वीणा असिंह सतसई। ठीक है, मेरी वीणा भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, तो मैंने आपको कहा ही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण थे उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।